हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 18 ऑफ PYQ सीरीज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कंडीशन दे रखी है और प्लूम बिहेवियर बताना है। अगर आपको प्लूम बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या आप मेरा लेक्चर जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक अलग से जो वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन, डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट, कितना इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पे और कितने टाइप के प्लूम बिहेवियर हैं, इसके ऊपर 2 लेक्चर जो हैं वो अलग से बना रखे हैं, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन्वर्जन बिलो लैप्स अलॉफ्ट। अलॉफ्ट का क्या मतलब होता है? अबव। ठीक है, तो कंडीशन क्या कह रहा है कि इन्वर्जन बिलो, इट्स मीन दैट स्टेबल एयर नियर द सरफेस, स्टेबल एयर होंगी सरफेस के आसपास और अनस्टेबल अबव। अनस्टेबल कंडीशन कहाँ हो रही है? अबव हो रही है और स्टेबल कंडीशन बिलो हो रही है। तो ये कौन से उसमें हो सकता है? ये इस तरीके का फिनोमिना लोफ्टिंग प्ल्यूम में। किस में होगा? लोफ्टिंग प्ल्यूम में जो है इन्वर्जन बिलो लैप्स अलोफ्ट अबव। ठीक है, इन्वर्जन बिलो एंड लैप्स अबव इन द केस ऑफ लोफ्टिंग, जिसमें लोफ्टिंग जो है एक बेस्ट पोल्यूटेंट बिहेवियर है, जिसमें डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट जो है आपके बहुत ईजीली होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो लोफ्टिंग जो है इट इज़ द बेस्ट फॉर पोल्यूटेंट डिस्पर्जन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट कंडीशन। स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट कंडीशन, तो स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट कंडीशन मतलब विच इज़ हाईली अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा, रिजल्टिंग लूपिंग प्लूम। क्या रिजल्ट होगा? लूपिंग प्लूम। ठीक है, हाईली स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट कंडीशन में आपका क्या होता है? लूपिंग प्लूम होता है, जिसमें ग्राउंड लेवल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट कंडीशन कॉज दी हाई पोल्यूशन ऑन द ग्राउंड लेवल लूपिंग कंडीशन में। ठीक है, इस तरीके से जो है वो प्लूम बिहेवियर आपका शो करता है। तो आपका ग्राउंड लेवल जो है वो हाईली अफेक्टेड होगा, पोल्यूशन लेवल जो है वो ज़्यादा होगा इन द केस ऑफ लूपिंग। नेक्स्ट बात करते हैं लैप्स बिलो इन्वर्जन अबव। लैप्स बिलो इन्वर्जन अबव, तो अनस्टेबल नियर द सरफेस एंड स्टेबल अबव। ठीक है, अनस्टेबल नियर द सरफेस एंड स्टेबल अबव कंडीशन कब होगी? मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है ये। तो ये कब होगा? फ्यूमिगेशन के टाइम पे। ठीक है, लैप्स बिलो इन्वर्जन अलोफ्ट, तो फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट वीक लैप्स बिलो इन्वर्जन अबव। वीक लैप्स बिलो इन्वर्जन अबव मॉडरेट पोल्यूशन डिस्पर्जन होगा। दिस इज कॉज कोनिंग बिहेवियर और अ ट्रैपिंग। वीक लैप्स बिलो इन्वर्जन अलोफ्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आर्सेनिक इज यूज्ड फॉर वुड प्रिजर्वेटिव। यस, आर्सेनिक में क्या होता है? क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट। क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वुड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ करा जाता है। तो CCA, क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट विच इज़ यूज फॉर वुड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रोमेट। ठीक है, CrO2 4 जो है ये क्या होता है? क्रोमेट इज वाटर सॉल्युबल। यस, इट इज हाईली वाटर सॉल्युबल और टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक भी होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो आपकी डाइज होती हैं या कोरोजन इनिबिटर्स में जो है हम इसको यूज़ करते हैं। तो डाइज से निकलता है आपका क्रोमेट। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है ये, और ये क्या है? हाईली वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्सेनिक इज नॉट अ मेटल। यस, इट इज़ नॉट अ मेटल, इट इज़ अ मेटेलॉइड। ठीक है, आर्सेनिक क्या है? मेटल नहीं है, मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? विच शो द बिहेवियर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, Fe3 is more soluble. Iron 3+ is more soluble as compared to iron 2+ in pure water.
नो, दिस इज नॉट करेक्ट. आयरन 3+ इज मोर सॉल्युबल देन आयरन 2+. ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आयरन 3+ जो है वो बहुत ईजिली प्रेसिपिटेट बना देता है, लेकिन आयरन 3+ जो है वो ईजिली जो है आपका सॉल्युबल हो जाता है प्योर वाटर में. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ई. लेड सल्फेट एंड PbCO3 इज हाईली insoluble in water. Yes, this is true. They are very low soluble in water. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ABCE. ABCE इज द करेक्ट आंसर. आर्सेनिक जो है वो वुड प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं. CCA क्रोमेट जो है वो वाटर सॉल्युबल है. मेटल जो आर्सेनिक जो है वो मेटलॉइड होता है, नॉन मेटल नहीं होता है. आयरन 2+ जो है वो प्योर वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू आयरन 3+. लेड सल्फेट एंड लेड PbCO3 जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. नॉइज कमिंग आउट ड्यूरिंग द ड्रिलिंग वुड बी अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ. नॉइज़ जो ड्रिलिंग के थ्रू आती है उसको क्या अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, स्टडी स्टेट नॉइज़ जो कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है. ठीक है, जैसे कि आपका फ़ैन है, इंजन्स हैं, वो कंटिन्यूसली रिलीज कर रहे हैं, तो स्टडी स्टेट नॉइज़ कॉज बाय फैन और इंजन. इंटरमीडिएट नॉइज़ जो होती हैं आपकी, जो ड्रिलिंग के थ्रू होती हैं. ठीक है, दिस इज स्टार्ट और स्टॉप, की शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, तो इंटरमीडिएट नॉइज़ होगा. इम्पल्स नॉइज़ की अगर हम बात करें, इम्पल्स नॉइज़ जो है वो सडन नॉइजेज होती हैं. ठीक है, कुछ सेकेंड्स के लिए क्रिएट होती हैं, जैसे कि गन शॉट हुआ या फिर कोई एक्सप्लोजन हुआ, कोई धमाका हुआ, तो इम्पल्स नॉइज़ जो है वो क्रिएट करेगा. इम्पैक्ट नॉइज़ क्या होती हैं? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो शॉर्ट साउंड जब स्ट्राइक होता है तो साउंड क्रिएट होता है, दैट इज़ दी इम्पैक्ट नॉइज़. जैसे कि हैमरिंग हम यूज़ करते हैं, हथौड़ा यूज़ करते हैं, या मेटल बैंगिंग जो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो नॉइज़ क्रिएट होता है दैट इज़ दी इम्पैक्ट नॉइज़. हैमरिंग की वजह से इम्पैक्ट नॉइज़ क्रिएट होती है. स्टडी स्टेट कंटिन्यूअस इम्पल्स नॉइज़ जो है वो किसी एक्सप्लोजन की वजह से कॉज होता है. इंटरमीडिएट नॉइज़ जो है वो क्या होती है आपकी? ड्रिलिंग या किसी मशीन्स के ऑन ऑफ के थ्रू आती है. तो इन्होंने क्या पूछा है? द नॉइज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम ड्रिलिंग, ऑन ऑफ मैकेनिज्म के थ्रू आता है, दैट इज़ द इंटरमीडिएट नॉइज़. तो ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट देख लेते हैं. परफॉर्मिंग द वन वे एनोवा इन्वॉल्व द डिफरेंट स्टेप. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग वन वे एनोवा. वैसे ये बायोस्टैट का क्वेश्चन है आपका, चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं. कैलकुलेट द मीन सम ऑफ स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टैबुलेट करते हैं डाटा. जो भी डाटा हमें अवेलेबल होगा उसको टैबुलेट करते हैं. टैबुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं? टैबुलेट करने के बाद हम चेक करते हैं. ठीक है, पार्टीशन द सोर्स ऑफ वेरिएंस इनटू 2 पार्ट. ठीक है, पार्टीशन करते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन का 2 पार्ट में, बिटवीन और विद इन. ठीक है, बिटवीन और विद इन जो है हम उसका पार्टीशन करते हैं. फिर क्या करते हैं? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन. बिटवीन और विद इन के बीच में क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका बिटवीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा? K-1. फॉर्मूला क्या होता है? K-1. K स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ग्रुप -1. अगर जो आपका वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद इन ग्रुप्स के लिए, तो आपका क्या होगा? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ ग्रुप, तो N-K. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा? एनोवा फाइंड आउट करने के लिए हमने टैबुलेट करा डाटा को, देन पार्टीशन किया बिटवीन और विद इन 2 ग्रुप्स में, देन कैलकुलेट करा हमने उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम. कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया? कैलकुलेट द मीन सम ऑफ स्क्वायर. ठीक है, मीन सम ऑफ स्क्वायर निकाला और फिर क्या निकाला? एफ का वैल्यू कैलकुलेट करा. मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद एफ का वैल्यू कैलकुलेट करा. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सीक्वेंस में लगाना है इसे. तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? BCDAE. BCDAE. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल पार्टिकल
एयर पोल्यूशन कंट्रोल पार्टिकल कलेक्टर डिवाइसेज यूज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्या यूज करें? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एड इन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल बाय एक्सप्लोइटिंग देयर थर्मल वेलोसिटी. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और थर्मल वेलोसिटी का यूज़ करके जो है आपका पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करें तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या चार्जिंग पार्टिकल्स का यूज़ करता है. चार्जिंग पार्टिकल का यूज़ करता है सेपरेशन के लिए. ठीक है, तो क्या ये ग्रेविटी का यूज़ करता है? नो. और इसके बाद हम बात करें इल्यूट्रेटर जो है आपके, वो ग्रेविटी प्लस थर्मल सेटलिंग वेलोसिटी का यूज़ करते हैं. किस पे बेस्ड होते हैं ये? किस प्रिंसिपल पे? ग्रेविटी प्लस थर्मल सेटलिंग वेलोसिटी. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर बी. बैग हाउस की बात कर लेते हैं. तो बैग हाउस क्या है? फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ठीक है, फैब्रिक फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं. सुपर सैचुरेटर्स में हम क्या करते हैं? कंडेंसेशन एंड पार्टिकल ग्रोथ फॉर कलेक्टर. कंडेंसेशन एंड पार्टिकल ग्रोथ फॉर कलेक्शन करते हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और थर्मल वेलोसिटी का यूज़ कब करते हैं? इल्यूट्रेटर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Chlorination is most common in disinfection process of swimming pool. Which of the chemical used in respiratory eye irritation swimming pool immediately after the disinfection process? तो डिसइंफेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं पूल्स में? क्लोरामाइंस का. क्या यूज़ करते हैं? क्लोरामाइंस का. क्लोरामाइंस जब भी स्वेट यूरिन के कांटेक्ट में आता है, स्वेट है, यूरिन है, अमोनिया या बॉडी ऑयल, जो भी आपने मॉइस्चराइज़र या बॉडी ऑयल लगा रखा है, जब भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या कॉज करेगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करेगा, आई इरिटेशन कॉज करेगा, स्किन इरिटेशन कॉज करेगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? क्लोरामाइन. स्विमिंग पूल में क्या यूज़ करते हैं? क्लोरामाइंस. नेक्स्ट देख लेते हैं. In the sound level equation, LW is equals to 10 log W upon X. The X that is reference power level in established in. तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है? X का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 10 raised to the power 12 watts in air. 10 raised to the power 12 watt in air. LW आपका क्या कैलकुलेट करता है? साउंड पावर लेवल को. क्या कैलकुलेट करता है? साउंड पावर लेवल को. और रेफरेंस वैल्यू क्या होगी आपकी? 10 raised to the power 12 watts. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द एम्बियंट एयर हैव इक्वल कंसंट्रेशन CO2, SO2, O3, NO2. सबकी इक्वल कंसंट्रेशन है ppm में. ठीक है, हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर हम कैलकुलेट करें माइक्रोग्राम पर यूनिट सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो किसका ज़्यादा होगा? मैंने पूछा है कि किसका हाईएस्ट कंसनट्रेशन होगा. तो CO2 का अगर हम देखें, कार्बन का वैल्यू मॉलिक्यूलर वैल्यू कितना होता है? 12. और ऑक्सीजन का 12 और 32. ठीक है, O2 का कितना हो गया? 32 हो गया आपका. तो इसका टोटल कितना निकल कर आता है? 44 आएगा आपका. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44 होता है. सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर का कितना होता है? 32. और इसका O2 का कितना होगा? 32. तो टोटल हो गया 64. O3 का देखें तो होता है आपका 48. NO2 की अगर मैं बात करूँ तो मोलर मास होता है आपका 46. तो हमें मोलर मास अगर इन सबके पता है तो हम इजीली जो है इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो मोलर मास के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसका 44 है, इसका 48 है, इसका 64 है और इसका 46 है. तो सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का. तो सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसकी निकल कर आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड की. तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का? ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू अ टॉक्सिक केमिकल डिपेंड ऑन द डोज एडमिनिस्ट्रेशन. द इंटरप्ले ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व. तो देखो सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन. एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा आपका, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, मेटाबॉलिज्म देन एक्सक्रीशन। ठीक है, सबसे पहले टॉक्सिकेंट एंटर करेंगे बॉडी में वाया स्किन, लंग्स, गट, जो भी है। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे वाया ब्लड, ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होंगे वाया ब्लड, ऑर्गन और टिश्यू। देन मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूँ या ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, केमिकली चेंज हो जाएंगे वो टॉक्सिकेंट यूजुअली इन लिवर। ठीक है, केमिकली स्टेट उनकी जो है वो चेंज हो जाएगी, देन एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, बॉडी जो है उसको रिमूव कर देगी। अब इसमें से अप्रोप्रिएट अगर आंसर देखें तो ए आपका क्या, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू के बाद एस एक्सक्रीशन और टी स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा है तो पी क्यू एस टी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है, पी क्यू एस टी। नेक्स्ट देख लेते हैं, गॉसियन प्लूम मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग पोल्यूटेंट कंसेंट्रेशन फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, कंसीडर द फॉलोइंग अजम्पशन। पॉइंट सोर्स के लिए तो गॉसियन प्लूम मॉडल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गॉसियन प्लूम मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो उसके एजम्पशन, मैंने हमेशा बोला भी था कि एजम्पशन के ऊपर आपसे रिलेटेड पीवाईक्यूज जो हैं वो क्वेश्चन जो है आपसे पूछते हैं एग्जाम में। तो एजम्पशन क्या कहती है गॉसियन प्लूम मॉडल की, कि स्टडी स्टेट एमिशन रहेगा, फ्लैट टेरेन रहेगा, कांस्टेंट जो है आपकी विंड स्पीड और डायरेक्शन रहती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इनर्ट पोल्यूटेंट्स रहते हैं और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूटेंट रहेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूटेंट रहेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपोर्शनल टू एमिशन रेट, कंसंट्रेशन आर प्रोपोर्शनल टू एमिशन रेट, यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, एमिशन रेट टेक प्लेस फ्रॉम विजुअल पॉइंट, एमिशन रेट टेक प्लेस फ्रॉम विजुअल वर्चुअल पॉइंट, कंटिन्यूस पॉइंट सोर्स होगा, स्टडीड स्टेट एमिशन रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्चुअल सोर्स पॉइंट सोर्स से जो है वो एमिशन रिलीज होता है, ये भी ठीक है। देन आर पोल्यूटेंट डज नॉट अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, येस दिस इज डज नॉट अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। 3 dimensional axis of downwind, crosswind and vertical with origin of the ground, yes this is also correct। z x y z 3 तरीके की डायरेक्शन बताई थी ना, डिस्टेंस इन डाउनवर्ड, क्रॉसविंड एंड वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर्मूला भी बताया, डिस्कस किया था मैंने इसके साथ। देन टी, कंसिडर द वेरिएबल विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, नो देर इज नो वेरिएबल विंड स्पीड, इट इज द कांस्टेंट विंड स्पीड एंड डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अनदर क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि गॉसियन प्लूम मॉडल और प्लूम बिहेवियर से रिलेटेड आप मेरे रेफरेंस वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।